हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। कई दिनों के बाद आज क्लास है हमारी, जो बीच में एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम के बाद की ये पहली क्लास है। पहली क्लासों में हमने जो चैप्टर था हमारा वैद्युत धारिता और संधारित्र वाला, उसे कंप्लीट किया था। आज से एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। चैप्टर है हमारा वैद्युत चालन। ठीक है, वैद्युत चालन क्या होता है? यानी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। जो चैप्टर का नाम है हमारा वैद्युत चालन, तो वैद्युत चालन क्या होता है? यानी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वैद्युत चालन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा हमने 10th में पढ़ा है। ठीक है, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वो क्या है? वैद्युत धारा। ठीक है, तो वैद्युत धारा क्या होता है? वैद्युत धारा होता है किसी चालक में आवेश प्रवाह की कुल दर। किसी चालक में आवेश प्रवाह की कुल दर क्या कहलाती है? वो चालक की वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की कुल दर वो चालक की वैद्युत धारा कहलाती है। या परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं कि किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे वो चालक की वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि किसी चालक में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, यदि किसी चालक में T समय में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक की वैद्युत धारा कितनी होगी? I बराबर Q/T। ठीक है, यहीं से इस फॉर्मूले से हम परिभाषा देते हैं Q/T यानी आवेश प्रवाह की दर। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर वो चालक की वैद्युत धारा कहलाती है। या यदि T का मान कितना हो भाई, इसमें 1 सेकंड हो, तो I बराबर कितना आ जाएगा? Q। यानी वैद्युत धारा किसके बराबर है? आवेश के बराबर है। कब? जब समय कितना लिया है हमने? 1 सेकंड लिया है। ठीक है, तो यहीं से तो हमने उसकी परिभाषा दी थी कि यदि किसी चालक में 1 सेकंड में किसी चालक में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है वो चालक की क्या कहलाती है? वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? I बराबर Q/T। ठीक है, मात्रक देखें हम इसका, तो Q का मात्रक Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और T क्या है? समय है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो मात्रक क्या बन जाता है इसका? कूलाम प्रति सेकंड। या SI पद्धति में इसका मात्रक क्या ले जाता है? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर यूज करते हैं। कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है और एम्पियर होता है। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की कुल दर क्या कहलाती है? उस परिपथ की या उस चालक की वैद्युत धारा कहलाती है। I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर कितना होता है? Q/T होता है। ठीक है, अब बात आती है वैद्युत धारा कैसी राशि है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? ठीक है, सदिश राशियों की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशि होती हैं। अदिश राशि कौन सी होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब क्या कहोगे, वैद्युत धारा सदिश राशि होती है कि अदिश राशि होती है? भाई वैद्युत धारा की तो दिशा लेते हैं। वैद्युत धारा जो बहती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर बहती है। वैद्युत धारा का जो प्रभाव होता है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम दिशा कहेंगे, यानी कई बार सवालों में भी देते हैं हम कि ये बैटरी बना दी हमने और ये प्रतिरोध बना दिया और दिखाते हैं उसमें धारा बह रही है A से B की ओर, तो इसमें तो हम दिशा दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैद्युत धारा सदिश राशि होती है। वैद्युत धारा में दिशा है तो उसका मतलब सदिश राशि हुई है। पर ये अपवाद है, वैद्युत धारा अदिश राशि होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें तो दिशा भी है, परिमाण भी है, तो फिर ये अदिश राशि क्यों है? तो इसका रीज़न है भाई, इसका रीज़न ये है कि वैद्युत धारा जो होती है वो दिशा होते हुए भी अदिश राशि है। वो क्यों है?
क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, सदिश योग के नियमों का पालन कैसे नहीं करती है भाई, अभी मैं दिखाऊं। भाई एक वायर ये आ रहा है, एक वायर ये आ रहा है, यहाँ से कितने एम्पीयर की धारा आई, 3 एम्पीयर की धारा आई, और यहाँ से कितने एम्पीयर की धारा आई, 4 एम्पीयर की धारा आई, और ये दोनों तार एक दूसरे के कितने अंश के कोण पर मिल रहे हैं, 90 अंश के कोण पर मिल रहे हैं। तो इस वायर में कितनी धारा बहेगी, ठीक है, तो इस धारा, इस तार में, इस वायर में कितनी धारा आती है, 3 यहाँ से आई, 4 यहाँ से आई, तो कितनी धारा जाती है इसमें, 7 एम्पीयर, यानी कितनी, 3 + 4, ठीक है, 7 एम्पीयर धारा जाती है। पर यदि हम सदिश के अकॉर्डिंग देखें, सदिश नियमों का इसमें पालन कराएं, तो 2 सदिश जिनके बीच का कोण कितना हो, 90 अंश हो, तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसका, R बराबर कितना होता है, √a² प्लस का b² प्लस का 2ab cos थीटा, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना 2 सदिशों के परिणामी का, जिनके बीच का कोण हमें पता हो। तो कितना हो जाएगा भाई, I बराबर कितना हो जाएगा, यानी I1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, I2 का मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab cos थीटा, मतलब थीटा कितना है, 90 है, तो cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो I बराबर कितना आया, 16 9 25, I बराबर कितना आएगा, 5 एम्पीयर। ठीक है, अगर सदिश योग के नियमों का पालन करेंगे तो इस वायर में कितनी धारा जानी चाहिए थी, 5 एम्पीयर, पर जा कितनी रही है, 7 एम्पीयर। इसका मतलब क्या है कि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, उसमें दिशा तो होती है, परिमाण भी होता है, फिर भी वो अदिश राशि है, क्योंकि वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। ठीक है, इसलिए वैद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसके आगे क्या टॉपिक है हमारा, कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आगे यूज करेंगे हम। पहले दे रखा है श्रांति काल। देखिए श्रांति काल क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है चालक कौन से पदार्थ होते हैं, भी चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के, देखिए ज़रा, ये कोई वायर है, ठीक है, चालक है ये। अब चालक है तो चालक की परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, अब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये अनियमित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, अब जब गति करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, अनियमित गति होती है इनकी। ठीक है, बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के, जब इन्हें हमने कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है या बैटरी से नहीं जोड़ रखा है, तब ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, फ्री हैं ये, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, अनियमित गति होती है। ठीक है, ऐसे वो बिना वैद्युत क्षेत्र की गति करते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, जब इधर उधर गति करते हैं तो इनमें आपस में क्या होती है, टक्कर होती है। ठीक है, जैसे सड़क पे हम ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें, फ्री हो जाएं सब, कि जिसका जो मन आए जिधर चाहे वो जा सकता है, तो क्या होगा, ट्रैफिक रूल्स ख़त्म कर दिए जाएं तो क्या होगा, आपस में टक्करें होंगी। ठीक है, किसी को पता ही नहीं यहाँ किधर जाना है, सामने से गाड़ी आ रही है वो किधर भी मोड़ दे, टक्कर होगी, जाहिर सी बात है। ऐसे यहाँ है, इनके बीच में कोई ट्रैफिक रूल्स कार्य नहीं करता, कोई नियम कार्य नहीं करता, किसी को नहीं मानते, ये फ्री है एकदम, किसी को नहीं सुनते, किसी को नहीं सुनते। तो जब ये इधर उधर गति करते हैं तो क्या होता है, आपस में इनकी टक्कर होती है। ठीक है, जब टक्कर होती है तो एक टक्कर के बाद जब ये दूसरी टक्कर मारता है जाके, यानी ये इलेक्ट्रॉन इससे जाके टकराया, इससे टकराने के बाद इसकी दिशा बदल जाएगी, जब दिशा बदल जाएगी तो ये दूसरी दिशा में गति करेगा, तो जब दूसरी दिशा में गति करेगा तो फिर ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगा। तो एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर तक पहुँचने में जितना वो समय लेता है, ठीक है, एक टक्कर मारने के बाद दूसरी टक्कर मारने में वो जितना समय लेता है वो उसका क्या कहलाता है, श्रांति काल कहलाता है। यानी दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय,
ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। आगे बात समझ में? यानी किसी चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लिख लेना से। उसके आगे दूसरा क्या है आता है? मुक्त पथ। मुक्त पथ क्या होता है भाई? अभी भाई दो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टक्कर मारेगा ये आके इसने, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर तक मारने में कुछ तो दूरी तय करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है? मुक्त पथ कहलाती है। यानी ऐसा समझिए कि अभी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था, इनमें आपस में टक्कर हुई, टक्कर के बाद इसकी दिशा बदल के इधर गया, तो यहाँ से यहाँ तक इस इलेक्ट्रॉन में टक्कर मारने के लिए यहाँ से यहाँ तक जितनी ये दूरी तय करेगा वो दूरी क्या कहलाएगी? मुक्त पथ कहलाएगी। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लेगा वो क्या कहलाएगा? श्रांति काल कहलाएगा। ठीक है, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है? मुक्त पथ कहलाती है। और दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय अंतराल क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, अब आता है ऊष्मीय वेग। अब ये ऊष्मीय वेग क्या होता है भाई? ऊष्मीय वेग होता है भाई, अब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हैं भाई, क्यों मुक्त हुए हैं? कोई बता सकता है क्यों मुक्त हुए हैं? पहले ही चैप्टर में मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कैसे मुक्त होते हैं। कोई चालक कैसे बनता है, यानी उस चालक में वो इलेक्ट्रॉन मुक्त कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ऊष्मा के कारण होते हैं। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, देखिए प्रत्येक पदार्थ में हमने पढ़ा है परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और इनके चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये तो पढ़ा है हमने। तो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर सबसे कम बल होता है नाभिक का। ठीक है, जब नाभिक का सबसे कम बल होता है तो यदि इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आता है, अर्थात फ्री हो जाता है। ठीक है, तो चालक वे पदार्थ होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी जो हमारे वातावरण का टेम्परेचर होता है उतने ही टेम्परेचर पर उनके बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है जिससे क्या है वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी किसके कारण मुक्त हुए हैं? ये ऊष्मा के कारण मुक्त हुए हैं। ठीक है, तो मुक्त होने के बाद ये चालक में जिस वेग से गति करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, यानी इस वायर में हमने बैटरी से नहीं जोड़ रखा है, फ्री है। ठीक है, तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के जिस वेग से गति करते हैं उस वेग को क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहते हैं। आगे बात समझ में? तीन परिभाषाएं पढ़ाई हैं। श्रांति काल पढ़ा है। श्रांति काल क्या होता है कि किसी चालक में दो क्रमागत टक्करों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लिया गया समय अंतराल क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। मुक्त पथ बताया है। मुक्त पथ क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है? मुक्त पथ कहलाती है। और क्या बताया है? ऊष्मीय वेग बताया है। ऊष्मीय वेग क्या होता है? किसी चालक में बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अनियमित वेग से गति करते हैं, अनियमित वेग है ये इधर उधर, ठीक है, जिस अनियमित वेग से गति करते हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो सबसे मोस्ट डेफिनेशन है इस चैप्टर की, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसके बारे में, वो होता है अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। क्या होता है भाई? अनुगमन वेग। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुगमन वेग क्या होता है। ठीक है, देखिए अनुगमन वेग क्या है। अभी हमने ऊष्मीय वेग पढ़ लिया है। ऊष्मीय वेग जिस मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस अनियमित वेग से गति करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग कहते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? अनुगमन वेग। ऊष्मीय वेग बहुत उच्च होता है, बहुत लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, अब अनुगमन वेग क्या होता है? देखिए अनुगमन वेग क्या है कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है, जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, देखिए ये तार है हमारा,
ठीक है, इसे हम बैटरी से जोड़ रहे हैं। अभी जब बैटरी से नहीं जुड़े थे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैसी गति कर रहे थे भाई, अनियमित बस गति कर रहे हैं, यानी एक इधर आ रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब अनियमित गति कर रहे थे, इधर उधर गति कर रहे थे, किसी का नियंत्रण नहीं था। पर अब हमने क्या किया है, उसे बैटरी से जोड़ दिया है तार को, और जब बैटरी से जोड़ा है तो वहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। जब ऋणावेशित होते हैं इलेक्ट्रॉन तो उन पर जो बैटरी का धन सिरा है वो क्या लगाएगा, आकर्षण बल लगाएगा। जब आकर्षण बल लगाएगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो चालक तार में उपस्थित थे वो सारे के सारे वे एक दिशा में गति करने लगेंगे। एक दिशा में गति का मतलब वो बैटरी के धन सिरे की ओर गति करने लगेंगे अब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सारे अभी तक जब बैटरी से नहीं जुड़े थे तो कैसी गति थी, अनियमित गति थी, क्योंकि उन पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था। अब हमने क्या किया, उसे बैटरी से जोड़ दिया है, तो बैटरी से जोड़ने के बाद उनकी गति कैसी हो जाएगी, नियमित हो जाएगी, अर्थात सारे के सारे वो एक ही दिशा में गति करेंगे, अर्थात बैटरी के धन सिरे की ओर वो गति करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो हम उसमें अनुगमन वेग की परिभाषा क्या देंगे कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं। जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं उसे उन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। मैंने दो वर्ड बोले हैं इसमें, औसत सूक्ष्म वेग, औसत लगाना ना बोलें, औसत छोड़ दिया तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। मैं बताऊंगा कि औसत क्यों लिया है। और सूक्ष्म वेग ये बहुत सूक्ष्म होता है, उसमें वेग कैसा होता है, बहुत उच्च होता है, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, जबकि जो अनुगमन वेग होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, वो लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, उसमें वेग में 10⁵, अनुगमन वेग में 10⁻⁴। अब भाई ये कौन सा तरीका है, वही इलेक्ट्रॉन है जो पहले थे। ठीक है, पहले उन पर कोई बल भी नहीं लग रहा था, अनियमित गति कर रहे थे, तब उनका वेग था 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। अब भाई बैटरी के धन सिरे ने उन पर बल लगाया, बल लगाने के बाद वेग हो गया 10⁻⁴ सेकंड, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या बवाल है भाई, कैसे कम हो गया, बल लगाने के बाद तो वेग बढ़ना चाहिए था, कैसे घट गया। ठीक है, समझते हैं इसे। और मैंने औसत क्यों बोला है ये भी समझते हैं, सूक्ष्म क्यों बोला है ये भी समझते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि जब चालक तार को हम बैटरी से जोड़ते हैं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक ही दिशा में गति करने के लिए बाध्य हो गए हैं। अब अपनी स्वेच्छा से गति नहीं कर सकते हैं, अब उन सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को बैटरी के धन सिरे की ओर ही गति करना पड़ेगा। जब वो गति करेंगे तो मैंने बताया था पहले चैप्टर में कि जब कोई चालक आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वहाँ पर क्या जाता है, धनावेश भी तो आ जाता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वहाँ क्या आता है, धनावेश हो जाता है। तो ये पदार्थ है, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे वहाँ पर क्या हो गया होगा, बीच बीच में धनावेश भी तो होंगे, इसमें ऋणावेश हैं तो क्या होंगे, बीच बीच में धनावेश भी तो होंगे। बस अंतर ये होता है कि जो धनावेश होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो गति नहीं कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फ्री होते हैं, ये गति कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे सारे के सारे एक ही दिशा में, तो रास्ते में इन्हें क्या मिलेंगे, धनायन भी तो मिलेंगे। जब धनायन मिलेंगे तो धनायन से ये टकराएंगे, जब टकराएंगे तो धनावेश, ये विपरीत ऋण इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणावेश होता है, और ये धनावेश है। तो धनावेश क्या लगाएगा, इन पर आकर्षण बल लगाएगा, अर्थात इन इलेक्ट्रॉनों को ये अपने पास रोकने का प्रयास करेगा। रोकने का जब प्रयास करेगा तो इन जब टक्कर होगी धनावेश की और ऋणावेश की, तो उससे क्या होता है, इनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इनकी गतिज ऊर्जा का जब जाके टकराएगा धनावेश से तो इनकी गतिज ऊर्जा का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे इनका वेग घटकर कितना हो जाता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का हो जाता है। जबकि उसमें वेग में क्या था, ये फ्री थे, जिधर चाहे उधर जा सकते थे, इसलिए उनका वेग क्या था, ज़्यादा था, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का था। आया समझ में कि अनुगमन वेग सूक्ष्म क्यों होता है, क्योंकि जब वो एक ही दिशा में गति करते हैं तो बीच बीच में उन्हें धनायनों से टकराना पड़ता है,
जब टकराएंगे तो टक्कर में उनकी ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, जिससे उनका वेग घट जाता है। ये तो बात आ गई सूक्ष्म की, मैंने सूक्ष्म क्यों जोड़ा था। अब बात आती है मैंने औसत क्यों जोड़ा है भाई, औसत क्यों बोला है। मैं तो ये बोल सकता था कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस सूक्ष्म वेग से गति करता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। मैंने औसत क्यों जोड़ा है, औसत जोड़ने का भी एक रीजन है, उसे समझिए। औसत मैंने बेटा इसलिए जोड़ा है, देखिए अभी क्या है, धनावेश से ये दूर है तो यहाँ पर वेग इसका ज़्यादा होगा, धनावेश से अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा तो यहाँ पर वेग ज़्यादा होगा। जब जाके टकराएगा ये धनावेश से, जो टक्कर के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से धनावेश इसे अब दूर जाने के लिए रोक रहा है, तो यहाँ जैसे जैसे दूर होता जाएगा धनावेश का प्रतिकर्षण कम होता जाएगा, सॉरी आकर्षण कम होता जाएगा, जिससे क्या है इलेक्ट्रॉन का वेग लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी टक्कर के समय जब दूर से आ रहा था तब वेग ज़्यादा था, जब टकराया वेग कम हो गया, जब दूर जाएगा फिर से वेग बढ़ेगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन का वेग नियत नहीं रहता है, लगातार बदलता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन का वेग कौन सा वाला लोगे तुम अनुगमन वेग बताने के लिए, ज़्यादा वाला बताओगे कि कम वाला बताओगे या बीच वाला बताओगे, बताइए कौन सा लें, ज़्यादा वाला, कम वाला या बीच वाला। ठीक है, तो ना तो हम ज़्यादा वाला बता सकते हैं, ना कम वाला बता सकते हैं, ना बीच वाला बताते हैं। यानी जब प्रत्येक स्थान पर इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग है तो क्या करते हैं हम इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उन सबको क्या लेते हैं हम, एवरेज लेते हैं, औसत लेते हैं। वही औसत वेग क्या कहलाता है, अनुगमन वेग कहलाता है, इसलिए हमने उसमें औसत जोड़ा था। ठीक है, तो जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जिस औसत सूक्ष्म वेग से गति करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हम, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, Vd से प्रदर्शित करते हैं। Vd डी क्यों लगाया है हमने, ड्रिफ्ट, इंग्लिश में बोलते हैं अनुगमन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे बात समझ में। और ये कैसा होता है, ये पूछा जाता है कई बार कि अनुगमन वेग ज़्यादा होता है कि ऊष्म वेग ज़्यादा होता है। तो ऊष्म वेग जो होता है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, और अनुगमन वेग क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वैसे जितना भी आज मैंने पढ़ाया है अपनी बुक से देखना, एक बार मेरी वीडियो देखना, उन्हें समझना, कोई समस्या हो तो मुझे बताना और इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, बाय।